एक मिनट। तो ऑल दीज प्रोसेसेस दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ टू सस्टेन आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है आज बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या डिफरेंस होता है बताओ। Sir, living The things can move organism and non-living things will stay. so हाँ चलो एक मिनट, वैष्णवी, चलो वैष्णवी पहले बोलेगी। Sir, living things can move and non-living things will stable. हैं, बताओ श्याम अभी तुम। sir, it is also related to movement that living organisms show growth, but non-living does not show growth. शो ग्रोथ, है ना। तुम बताओ अर्चिता। So living beings can breathe while non-living things cannot. हाँ सही है, देखिए तो बहुत सारी चीजें हैं। हार्दिक, तुम कुछ ऐड करना चाहोगे। ओके, हार्दिक आई थिंक इज नॉट लिसनिंग, कोई बात नहीं। सुनो, ये तो बेसिक चीज हो गई कि लिविंग थिंग ग्रो करती हैं। फूड मतलब न्यूट्रिशन एक प्रोसेस हो गया उनके अंदर, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, मूवमेंट होती है, रिप्रोडक्शन भी होता है ना। अगर अपनी वंश को आगे बढ़ाना है तो सबको शादी करनी पड़ती है, तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये सारी प्रोसेस तो ठीक है, नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता, वो स्टेबल होता है और ना ग्रो करता है ना मूव करता है, कुछ नहीं करता। बट सबसे बेसिक क्या है, बेसिक डिफरेंस अगर कोई पूछ ले, ये तो ऊपरी तौर पे हो गया। अगर मैं प्लांट की बात करूं, मान लो बहुत छोटा सा प्लांट है, बहुत ही छोटा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मान लो, ठीक है। अब वो तो बहुत ही छोटा है ना, उसका तो ग्रोथ भी इतना स्मॉल होता है कि वो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते किसने कितना ग्रो किया। वो मान लो मूव भी नहीं कर रहा, तो कैसे पता करोगे कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। हम्म, सुनो, नहीं पता, कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं पता जब मैंने पढ़ा था। तो जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो ये होता है कि जितने भी लिविंग मॉलिक्यूल हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है ना। खाना खाया, खाना अंदर जा रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी साइटोप्लाज्म होता है, उसमें आपका फूड रोटेट करता है, सर्कुलेट करता है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव मॉलिक्यूलर मूवमेंट whereas नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ये एक नंबर की आपकी डेफिनेशन हो गई। फिर अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग, तो फिर लिख दो कि लिविंग थिंग्स ग्रो, दे रेस्पायर, दे ब्रीथ, है ना, दे रिप्रोड्यूस, उसमें समझ ना करते जाओ। तो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, बन जाएगा, क्लियर है ना। चलो वेरी गुड। अच्छा, Yes. हाँ, अब लाइफ प्रोसेस, फिर अपन लाइफ प्रोसेस पे आते हैं। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस और द एसेंशियल एंड वाइटल प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी फॉर लाइफ टू सस्टेन। ठीक, अब देखो वैसे तो बहुत सारी लाइफ प्रोसेस है, आपकी बुक में शायद 3-4 दिए, न्यूट्रिशन दिया, एक दो और दिए। तो सबसे पहली जो लाइफ प्रोसेस अपन पढ़ने वाले हैं वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्यों जरूरी है बॉडी में, मेंटेनेंस एक लाइफ प्रोसेस है, क्यों जरूरी है बॉडी में, एनीवन हु कैन टेल, या व्हाट इज मेंटेनेंस एज अ लाइफ प्रोसेस। वैष्णवी, हार्दिक, हर्षिता, शांभवी, कोई नहीं बताएगा। यू कैन नॉट अनम्यूट योर सेल्फ क्या, एक मिनट, म्यूट अनम्यूट कर सकते हो ना। हाँ, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट है तो चलो। Sir, हाँ maintenance jobs, sir, हाँ maintenance are needed for damage and breakdown of energy. हाँ, देखो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन चलती हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं। तो हमारी बॉडी को प्रॉपर रिपेयर मैकेनिज्म चाहिए ना भाई। अगर हम सो भी रहे हैं तब भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहती है। तो मेंटेनेंस मतलब बॉडी का एक तरह से जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, उन सबको प्रॉपरली मेंटेन करना, और जो भी डैमेजेस हो रहे हैं बॉडी में उसको रिपेयर करना। तो मेंटेनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, प्रॉपरली सस्टेन करती है। और ये प्रोसेस तब भी चलती रहती है वेदर वी आर लाइक हम सेंसेस में है या सेंसेस में नहीं है। ठीक है, फिर एक आता है मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, कोई बताएगा, हर्षिता, वैष्णवी।
शांभवी, हार्दिक, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? चलो, मेटाबॉलिज्म मतलब सम ऑफ ऑल द रिएक्शन हैपनिंग इन आवर बॉडी। जितनी भी रिएक्शन अपनी बॉडी में हो रही है वो सब मेटाबॉलिज्म में आती है। क्लियर है? जितनी भी रिएक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का बिगड़ना, जो भी जितनी भी रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। क्लियर है ये चीज? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अच्छा, अब मेटाबॉल ना, वो कहते हैं ना बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है, जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है उसका वेट बहुत बढ़ जाता है। जैसे मेरा वेट मेरे से इतना नहीं बढ़ा बट फिर भी, तो जिसका मेटाबॉलिज्म, जिसको वो होता है, क्या होता है वो गले में, थायराइड, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म अगर बहुत तेज है तो आप एकदम पतले दुबले हो जाओगे, मतलब एकदम ऐसे हड्डी जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहता है उसमें, गैंग्स ऑफ वसेपुर में, है ना, वो तार बिजली से पतले हमारे पिया, वो वाला गाना है ना, वैसे बिल्कुल वैसे हो जाओगे। ठीक है? तो मेटाबॉलिज्म मतलब सम ऑफ ऑल द रिएक्शन हैपनिंग इन द बॉडी। अब मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के हैं, जिसमें मैं थोड़ा लिख देता हूँ तो फिर आपको भूल जाएगा। देखो, मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप। एक मिनट, वन इज, एक मिनट बेटा, वन इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, इसको लिख लेना, ठीक, एक नंबर की डेफिनेशन आ जाती है। एंड वन इज कैटाबॉलिज्म। ये आप एग्जाम्पल दोगे तो उससे अच्छा आपका आंसर अच्छा चुस्त तंदुरुस्त हो जाएगा। एना मतलब होता है ब्रेक करना। देखो, अपनी बॉडी में दो ही चीज होती है, एक मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। ठीक है? जैसे फैट के बड़े ग्लोब्यूल हैं तो वो ब्रेक हो गए, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन गया, तो ये ब्रेकिंग वाली रिएक्शन है। और कैटाबॉलिज्म मतलब ज्वाइन करना चीजों को, या ये कंस्ट्रक्टिव है। कैटाबॉल, सॉरी सॉरी, अरे उल्टा मैंने बोल दिया, सॉरी 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 यार। कैटा मतलब काटना, तो कैटा में आपका ब्रेक होता है, सॉरी, और एना में आपकी चीजें कंस्ट्रक्ट होती हैं। तो सिंपल आप डेफिनेशन कैसी है, जब छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बन जाए तो वो एनाबॉलिज्म है, और जब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाए तो वो कैटाबॉलिज्म है। ठीक है? ये क्लियर है? तो मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स ऑल द रिएक्शन। ऑल द रिएक्शन केवल दो टाइप की है, एक बनने की और एक बिगड़ने की। बनने वाली है एनाबॉलिज्म और बिगड़ने वाली है कैटाबॉलिज्म। ठीक है? तो बनने वाली रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? प्रोटीन का बनना। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से, है ना। अमीनो एसिड छोटे मॉलिक्यूल है और खूब सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? आपका प्रोटीन। तो ये एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या है? रेस्पायरेशन। फूड आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें ब्रेक डाउन होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया। तो ये पहला है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। ठीक? अब कोई भी रिएक्शन अगर खराब हो गई आपकी, तो आपकी बॉडी की टाइम टाइम फिस हो जाए। क्लियर है? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो पहला एक लाइफ प्रोसेस मेंटेनेंस। ठीक है? लिखना है लिखो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं लिखने को। ठीक है? मतलब मेंटेनेंस में ये है कि जितने भी बिल्डअप और ब्रेकडाउन प्रोसेस है वो साथ में चलते रहने चाहिए। दूसरा है मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म लिख देना क्या होता है, फिर उसके दोनों पार्ट लिख देना, एग्जाम्पल दे देना। क्लियर है ये चीज? अर्चिता, वैष्णवी, शांभवी, हार्दिक। Yes. ओ, Yes. चलो, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो है अपनी, वो होती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, है ना। व्हाट इज न्यूट्रिशन? कौन बताएगा? बता दो The प्लीज। process of transferring of food resources from outside to inside of the body. हाँ, Intake of the food. हाँ, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन सिंपल है, ये कलेक्टिव फिनोमिना है जिसमें ऑर्गेनिज्म, सुन लो, या तो वो अपना खुद का खाना बना सकता है, जैसे प्लांट है, तो प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। तो इन दिस वेदर द ऑर्गेनिज्म इज एबल टू आइदर मेक देयर ओन फूड और इट इज एबल टू कैप्चर फूड फ्रॉम अदर। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? प्लांट पे डिपेंडेंट है। अगर आप वेजिटेरियन हो, जो नॉन वेजिटेरियन है, इसमें नॉन वेजिटेरियन कौन है? सब तो मिश्रा मिश्रा। हर्षिता, तुम नॉनवेज खाती हो? No, sir. अरे यार, हार्दिक, हार्दिक, नो सर। ओके ओके, हार्दिक के यहाँ हल्ला हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम म्यूट रखवा दे, ठीक है? ओके, आई कैन अंडरस्टैंड।
हाँ मैं खाता हूँ, क्योंकि अब वो क्या घर में खाते तो हम भी खा लेते हैं, बचपन से खा रहे हैं, उसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़ी है। हाँ तो हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ प्लांट पर भी और एनिमल पर भी, और अपना खाना कैप्चर करके खा रहा हूँ। तो न्यूट्रिशन मतलब ऐसा कलेक्टिव प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म या तो खुद का खाना बना ले या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो खाने के लिए। फिर खाना जरूरी क्यों है? क्योंकि खाने से ही हमारे सारे लाइफ प्रोसेस चलते हैं। ठीक, तो खाने से देखो क्या क्या होगा, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, आपकी बॉडी ग्रो करेगी, और आपकी बॉडी रिपेयर और मेंटेनेंस भी करेगी। मेंटेनेंस के लिए भी तो भाई एनर्जी लगती है ना। तो खाना क्यों जरूरी है? ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए, और रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, ये सारी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए बन जाएगा ये चीज। ग्रोथ, रिपेयर, है ना, ऐसे पॉइंट्स बना के लिख दो तो नंबर अच्छे मिलते हैं। बायो के जितने भी आंसर हैं पॉइंट बना के लिखना, डिटेल में लिखना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, नंबर बहुत काट लेते हैं, मतलब जो भी टीचर होंगे आपके, इनफैक्ट बोर्ड में भी ऐसे ही नंबर कटे जाते हैं। ठीक है, अच्छा। अब न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, ये सब पढ़ा है ना क्लास 9 में, है ना। तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है ना। लेकिन सुनो, ऑटोट्रॉपिक के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फोटोट्रॉपिक और एक होता है केमोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक वो होते हैं जैसे प्लांट है, प्लांट फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिक मतलब फूड बनाना। तो फोटोट्रॉपिक तो लाइट का यूज करते हैं, CO2 का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे जो ऑर्गेनिज्म धरती में है एकदम नीचे, मतलब धरती बोल रहा हूँ सॉरी, वहां पे समुद्र में, जो एकदम जैसे मरियाना ट्रेंच है, बहुत डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का। जो ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रेजेंट है, जो बैक्टीरिया है, जो भी वहाँ प्लांट है, छोटे छोटे फाइटो प्लैंक्टन है, जो भी है, तो वहां तो ऑक्सीजन होती नहीं है, वो तो बहुत नीचे है। तो वहां पे उन लोग केमिकल्स का यूज करते हैं, सल्फर का यूज करते हैं, और एनर्जी, वहां पे लाइट भी नहीं पहुंचती इतनी गहराई में समुद्र के, तो एनर्जी कहाँ से पाते हैं? आपको पता है, धरती के नीचे जो सॉरी समुद्रों के नीचे ज्वालामुखी है, टेक्टोनिक प्लेट होती है, तो वहां से वो हीट सॉरी एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं केमोट्रोपिज्म, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म केमिकल्स का यूज कर कर अपना खाना बनाता है। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? जो एकदम सी में, समुद्र में एकदम नीचे लाए करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ना लाइट पहुंच पाती है, ना ऑक्सीजन होती है, तो इसलिए वो इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जाम्पल केमोट्रोपिज्म का। एक मिनट, ये कहाँ गया? ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, ये छोटा कर दूं मैं आपका स्क्रीन, केवल हार्दिक शो हो रहा है, देखो यहाँ पे। इसके एग्जाम्पल देखो क्या कर लो, यहाँ देखो, इन दिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द एनर्जी कंज्यूम्ड in synthesis of nutrient is obtained from oxidation of hydrogen gas, ammonia, methane, carbon monoxide, hydrogen sulfide, nitride, etc. Certain bacteria like the sulfur bacteria, nitrite bacteria, nitrate bacteria are chemoautotrophs. ठीक है, तो ये केमिकल्स का यूज करते हैं। यहाँ देखो लास्ट में दिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लास्ट लाइन जो पैराग्राफ दिया है, देर आर केमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रोथर्मल वेंट मतलब जहां से हीट निकलती है, वेयर देर इज नो सनलाइट। दीज बैक्टीरिया सपोर्ट द एंटायर फूड वेब at these great ocean depth through chemosynthesis, since photosynthesis cannot occur due to lack of sunlight. तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो केमिकल्स का यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उनको अपन केमोट्रोपिज्म कहते हैं। पता होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, खैर एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया, बहुत ही बेकार बुक है एनसीईआरटी, पढ़ने लायक नहीं है। 10th तक नहीं, 11th 12th की अच्छी है, 10th तक कोई लेवल नहीं है एनसीईआरटी का। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर फोटोट्रोपिज्म तो आपको पता है ग्रीन प्लांट में होता है, क्लियर है ये चीज, बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है? हेट्रोट्रोपिक। हेट्रो मतलब होता है, हेट्रोट्रोपिक मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन and अदर, depend on other. वेरी गुड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड नीड। ठीक, तो ये आपको बन जाएगा हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, अब हेट्रोट्रॉपिक में बहुत सारे मोड आते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है? सैप्रोफिटिक। क्या होते हैं सैप्रोफाइट? बताओ, कौन बताएगा?
So they depend on decaying matter. हाँ, सैप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड और डीकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं बताता हूँ। कभी कभी ऐसे जाओ, स्कूल साइड जाओ तो हाईवे पड़ता है, किसी डॉगी की डेथ हो गई, तो उसकी ऐसे डेड बॉडी पड़ी है, और फिर आप 2-3 दिन बाद देखो तो उसकी जो वो उसका जो वो होता है फ्लैश, वो पूरा गायब हो जाता है, एकदम साफ। या कभी खेतों में जाओ तो किसी जानवर का स्कल पड़ा है तो आप देखना एकदम साफ रहता है, उसके बाद आपको बोन दिखाई देंगे, उस पर कोई फ्लैश आपको दिखाई नहीं देगा। तो बहुत सारा फ्लैश तो कार्निवोर लोग खा जाते हैं, बाकी एकदम ऐसे चुन चुन के थोड़ी, प्लेट साफ करके थोड़ी खाते हैं। जो बच जाता है उसको सैप्रोफाइट खा जाते हैं, पूरा डेड और डीके पे फीड करते हैं और गायब कर देते हैं। अच्छा, कैसे खाते हैं सैप्रोफाइट? ये तो चलो दूर का एग्जाम्पल हो गया। घर का एग्जाम्पल क्या है? ब्रेड। ब्रेड में देखा ना, फफूंद लग जाती है ब्रेड मोल्ड में, याद है ना? तो ब्रेड मोल्ड क्या करता है? ब्रेड मोल्ड एक डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है ब्रेड के ऊपर। उससे क्या होता है, आपका जो ब्रेड है वो, अच्छा इसमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब बॉडी के बाहर। जैसे ब्रेड मोल्ड बैक्टीरिया है, उसने सीक्रेट कर दिया एंजाइम, तो वो जो एंजाइम है पहले वो ब्रेड को डाइजेस्ट करेगा और लिक्विफाई कर देगा, और फिर ब्रेड मोल्ड उसको सक कर लेता है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन है वो कौन सा डाइजेशन है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। क्लियर है चीज? बन जाएगा। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है, ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, और एक फ्लावर होता है इंडियन पाइप, ऐसा बड़ा सा सफेद कलर का, वो भी है। तो ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, इंडियन पाइप, एक एग्जांपल काफी, उससे ज्यादा नहीं आएगा। क्लियर है? बन जाएगा सभी को? शाम्भवी, वैष्णवी, अर्चिता, हार्दिक, ठीक है? Yes. चलो, हाँ, ओके ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? पैरासिटिक, है ना? Sir, पैरासिटिक में, parasitic. हाँ, पैरा क्या होता है? पैरासाइट्स बताओ अर्चिता, क्या होते हैं पैरासाइट? Sir, it is a type of nutrition in which the organism is dependent on host or हाँ, एक होस्ट होता है ना? तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है या फीड करता है होस्ट पे, होस्ट को बदले में कुछ नहीं मिलता, उसमें घाटा ही घाटा है। मतलब ये जो गाना बना है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये पैरासाइट के लिए ही बना है, पैरासाइट होस्ट के लिए गाता है ना? वो मतलब उसको सक करता रहता है उसको। अच्छा, तो पैरासिटिक में क्या होता है? पैरासिटिक लिविंग पे फीड करते हैं, डेड पे नहीं करते, लिविंग पे फीड करते हैं। एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। द होस्ट गेन्स नथिंग, उसको कुछ नहीं मिलता, उसको बोलता है बाबा जी का ठुल्लू, और सब कुछ पैरासाइट का फायदा होता है। अब पैरासाइट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडो और एक होता है एक्टो। एंडो पैरासाइट, एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर। एक्टो की स्पेलिंग ECTO। तो पैरासाइट आर ऑफ टू टाइप, वन इज एंडो पैरासाइट, अदर इज द एक्टो पैरासाइट। एंडो मतलब जो बॉडी के अंदर हो। सबसे इसका सिंपल एग्जांपल है टेप वॉर्म या रिंग वॉर्म या राउंड वॉर्म, है ना? बहुत लोग के नहीं इंटेस्टाइन में वो वॉर्म लग जाते हैं। एक लड़का था हरियाणा का, उसने कुछ खाया होगा ऐसे गंदा शंदा खाना कहीं से बाहर से, तो उसके वो इंटेस्टाइन में वॉर्म चला गया। अब वो वॉर्म क्या करता है, वो हमारे अंदर के मतलब फूड से भी न्यूट्रिशन लेता है और हमारे मसल्स से फीड करता है, और वो उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। तो वो उसकी बॉडी में अंदर खाना खाते खाते इतना बड़ा हो गया कि वो उसकी बहुत पतले होते हैं, इसे दिखाई नहीं देते हैं, बहुत पतले होते हैं। फूड मतलब इंटेस्टाइन से फूड पाइप में आ गया, फूड पाइप से आते 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 उसकी अंदर आधी आंख खा गया। तो इसीलिए बाहर की जो फुल्की चाट खाते हो थोड़ा सोच समझ के खाना। फिर उसका वही बाद में पता चला उसका विजन क्या, कम वो पता नहीं चलता ना, बहुत धीरे खाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा एक बार ऐसे खा जाते हैं, फिर डायनासोर थोड़ी हैं, बहुत धीरे धीरे आपकी बॉडी को खोखला करते हैं। तो उसको पता नहीं चला बेचारे को, और फिर जब उसकी आंख की रोशनी कम हो गई, जब उसका बाद में चेकअप हुआ तो देखा कि वॉर्म था, जो उसकी पूरी इतनी लेंथ का वॉर्म, मतलब पूरे उसके फूड पाइप एंड ऑल में था। तो ये हाल है वॉर्म का, क्या छोड़ो। तो टेप फॉर्म एग्जाम्पल है एंडो पैरासाइट का, जो बॉडी के अंदर रह के आपके बॉडी को सक कर लेता है, ठीक है? शाम बबी को वॉमिटिंग आ रही है क्या? सोच रही है शाम बबी फुल्की खाई हुई है तुम अभी? हाँ, नहीं सर, खाया नहीं है, पर बहुत अजीब लग रहा था सुन के। हाँ, अबे हो गया, बायो में देखो, बायो में बहुत कुछ अजीब है, तो इट्स ऑल राइट, बायोमेट सब चलता है। फिर दूसरे होते हैं एक्टो पैरासाइट। एक्टो मतलब जो बॉडी के बाहर फीड करते हैं, सिंपल एग्जांपल है लीच, है ना? जोंक जो खून चूसती है। जुएं, जुआ क्या इंग्लिश में लाइस होता है, टिक होता है? टिक होता है कि लाइस होता है, भूल गया मैं। लाइफ। लाइस होता है ना, जुएं लाइस हो गए, तो लाइस Lies. भी आपका खून चूसते हैं बाहर से।
तो बेड बग, खटमल, खटमल भी आपका बाहर से खून चूसते हैं। तो ये सब एक्टोपैरासाइट हैं जो आपके बॉडी के बाहर अटैक करते हैं, और टेप फॉर्म एंडोपैरासाइट है, बन जाएगा पैरासाइट, है ना। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है, इनमें जो टाइप ऑफ ऐसे जो होते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, होलोजोइक होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में अपन डाइजेशन में ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन उसके स्टेप्स पढ़ लेना। एक क्वेश्चन आता है, राइट द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, पढ़ा है छोटी क्लास में, बताओ होलोजोइक में सबसे पहला स्टेप क्या होता है। अच्छा होलोजोइक, ingestion. हाँ होलोजोइक होता क्या है, इनटेक ऑफ सॉलिड फूड, इसको बोलते हैं होलोजोइक। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को अंदर ले लिया, आइदर बाय परमानेंट माउथ और बाय टेम्पररी माउथ। जैसे हमारी बॉडी में परमानेंट माउथ है, लेकिन अमीबा के पास परमानेंट माउथ नहीं है, वो क्या फॉर्म करता है, सूडोपोडिया। तो इंजेशन जो होता है वो या तो टेम्पररी माउथ से होगा या तो परमानेंट माउथ से होगा, सबके पास परमानेंट माउथ नहीं होता। दूसरा प्रोसेस क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या, सुन लो, डाइजेशन एक ब्रेक डाउन रिएक्शन है जहाँ पे आपके हायर मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल में, और क्या मिलती है, क्या मिलती है, एनर्जी। तो व्हाट इज डाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स टू गिव एनर्जी, बन जाएगा डाइजेशन दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस कौन सा है, Yes. बताओ। Absorption. हाँ एब्जॉर्प्शन, जो भी आपका डाइजेस्टिव फूड है अब वो एब्जॉर्ब होगा। सारा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कहाँ तक पढ़ा दिया मैडम ने बायो, बताओ कहाँ तक पढ़ाया है, याद है। सर ट्रांसपोर्टेशन हो गया था सर ह्यूमन बीइंग। ट्रांसपिरेशन में, ट्रांस मतलब तो बहुत आगे चलेगी मैडम तो ना, ट्रांसपिरेशन यस सर ट्रांसपिरेशन में हार्ट कंप्लीट हो गया। ट्रांसपिरेशन में हार्ट की, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपिरेशन तो लॉस ऑफ वाटर है ना फ्रॉम द बॉडी। जी यस सर ट्रांसपोर्टेशन। हाँ चलो कोई बात नहीं, होता है, मेरे से भी होता है। हाँ जब मैं छोटा था तो मेरे पास एक घर के एक डॉक्टर गांधी रहते थे, तो उनको मैं आंधी बोलता था, और जब आंधी आती थी उसको मैं गांधी बोलता था। ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, सिलेंडर को कैलेंडर और कैलेंडर को सिलेंडर बोलता था। कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फूड आपका एब्जॉर्ब होता है, कहाँ एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेट करना मतलब अपना पार्ट बनाना। जैसे नई नई शादी हुई तो दुल्हन आके हमारे घर का हिस्सा बन गई, तो वो हमारे घर में एसिमिलेट हो गई। तो जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद उसको क्या करते हैं, वो सेल में जाता है, सेल में क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया उस फूड का ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी बनाता है। तो ये प्रोसेस है एसिमिलेशन, आपने फूड में से एनर्जी एक्यूमुलेट कर ली, ठीक है। तो दिस इज एसिमिलेशन। और लास्ट जो प्रोसेस है वो है इजेशन। अच्छा एक सुन लो, लास्ट प्रोसेस है इजेशन, और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये इजेशन क्या है और एक्सक्रीशन क्या, क्या दोनों चीज सेम है, इजेशन और एक्सक्रीशन, बताओ वैष्णवी, शांभवी, हार्दिक, अर्चिता। इजेशन और एक्सक्रीशन आर बोथ द थिंग सेम, इजेशन एंड एक्सक्रीशन। नो सर। हाँ क्या डिफरेंस है, देखो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। Sir, I think in ingestion, the food that has been absorbed, it moves to rectum, but in excretion, it is moved out from the body. हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार, कैसी बातें कर रहे हो? देखो यहाँ पे दो वर्ड होते हैं। Sir, in excretion, waste is removed from our body, and in excretion, I think it's not removed from our body. अरे ऐसा नहीं, सुनो, इजेशन है और एक वर्ड होता है एक्सक्रीशन। अब सुन लो यहाँ पे बहुत बहुत बेसिक डिफरेंस है। इजेशन जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन का स्टेप है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में लास्ट स्टेप क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। कहाँ से बाहर निकलता है, एनस है ना, जो अपना लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इजेशन का मतलब होता है कि जब सॉलिड फूड निकलता है बॉडी के बाहर, उसको इजेशन बोलते हैं। तो आप सुबह सुबह वॉशरूम जाते हो, पॉटी जाते हो, तो वो इजेशन है, पॉटी करना, ठीक है। और एक्सक्रीशन जो है, इसमें कैसे वेस्ट निकलते हैं, इसमें निकलता है लिक्विड और गैसियस वेस्ट।
तो इफ यू आर गोइंग टू सुसु करने, लाइक सॉरी क्या बोलते हैं, यू वॉमिटिंग नहीं, यूरिनेटिंग सॉरी। हाँ, अरे हो गया शर्माने वाली क्या बात है, हिंदी में बोलते हैं सब चलता है। अब क्या, वॉशरूम प्लीज, अच्छा एक मिनट, जैसे हिंदी मीडियम के जो स्कूल है वहां तो यही बोलते हैं ना कि मैडम कैन आई गो टू, सुसु ही बोलते हैं वहाँ, पता है हिंदी में, ये सब थोड़ी बोलते हैं कि मैम मैं आई गो टू वॉशरूम और इतना अंग्रेजी में, वहाँ सुसु ही बोलते हैं। और वो क्या बोलते हैं, अगर 2 नंबर लग जाती है तो उसको बोलते हैं कि हिंदी, मतलब गांव में जो स्कूल है तो बोलते हैं मास्टर जी संडास जाना है। अब हो गया, वर्ड है तो क्या, हिंदी अपनी भाषा है, अच्छी लगती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो एक्सक्रीशन में लिक्विड और गैसियस वेस्ट निकलते हैं। तो लिक्विड क्या हो गया, यूरिन, है ना, यूरिन निकलना, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सुसु, सुसु। और गैसियस वेस्ट मतलब जैसे आपने CO2 एक्सक्रीट कर दिया, है ना, तो ये आपका गैसियस वेस्ट है। और आपने क्या, आपने फार्ट कर दिया, तो ये भी एक्सक्रीशन में आता है, ठीक है। तो फार्टिंग करना, CO2 रिलीज करना या सुसु करना, लिक्विड और गैसियस वेस्ट निकालना एक्सक्रीशन है। और सर स्वेट भी एक्सक्रीशन पे आता हाँ, है। स्वेट भी आ जाएगा, वेरी गुड, स्वेट भी आ जाएगा। स्वेट की स्पेलिंग क्या है, SWEAT ना, आई थिंक यही है, जो भी हो क्या छोड़ो, स्वेट या पर्सपिरेशन भी आपका एक्सक्रीशन में आएगा। और जब आप सुबह सुबह जो लोग लोटा लेके जाते हैं, नीले गगन के, गाना भी है ना, नीले गगन के तले पंडित जी लोटा लेके चले, वो वाला, तो ऐसा वो इजेशन है, दैट इज रिमूवल ऑफ सॉलिड फूड, ठीक है। तो देखो बहुत बेसिक डिफरेंस है और ये बच्चों को पता नहीं रहता, है ना, तो ये सब बेसिक चीजें आपको पढ़नी है, ध्यान रखा तो अच्छी बात है, यू कैन टीच योर फ्यूचर जनरेशन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये खत्म हो गया अपना डाइजेशन, खत्म, एक मिनट सॉरी, ये क्या आ गया सामने, 10 मिनट बचे, हाँ, ये अपना खत्म हो गया होलोजोइक। तो 5 स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। ईजेशन लिखना, एक्सक्रीशन मत लिखना, वहां पे आपके नंबर कट सकते हैं, बन जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या यस है, सर। हाँ अब एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेरे को टॉपिक याद, चलो मैंने एक स्लाइड बनाई थी क्योंकि मेरे को टॉपिक याद नहीं है, फिर अपन टॉपिक के हिसाब से ही सर पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन। पैरासिटिक, अच्छा ये पढ़ लेना, एक ये 3 नंबर का सवाल आता है बोर्ड में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, तो 3 नंबर का सवाल है, तो मैक्सिमम 3 डिफरेंस ही आपको लिखने, उससे ज्यादा आपको लिखने नहीं है, ठीक है। तो एक बार ये देख लो स्क्रीन में जो दिया है, synthesize their own food, depend on the on other organism for food, use carbon dioxide as source of carbon for growth and development, use organic substrate to get their carbon for growth of convert inorganic carbon dioxide and water into organic sugar glucose, require nutrition and already फालतू है, they are produced in the food web, they are consumers in the, हाँ ये अच्छा पॉइंट है, ये प्रोड्यूसर होते हैं फूड वेब में और ये कंज्यूमर होते हैं। मोटिलिटी, अच्छा मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, मोटिलिटी नॉट रिक्वायर्ड, ऑटोट्रॉफ मूव नहीं करते, है ना, रिक्वायर्ड ड्यू टू ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसमें मेन रीजन फॉर मोटिलिटी इज टू ऑब्टेन फूड। तो अगर मान लो, अगर हम भी, कोई हमारे बॉडी के अंदर ऐसा फंक्शन होता जिसमें हम अपने पेट के अंदर ही खाना बना लेते, तो फिर शायद हमको भी भगवान हाथ और पैर ना दिया होता, तब हम भी एक जगह ऐसे बैठे रहते, मैं यहीं पे बैठा रहता, टू लेजी टू बी लेजी, और कुछ नहीं करता। तो भगवान ने सबको बहुत सोच समझ के बनाया है ना। ऐसे पेड़ हैं बेचारे, वो चल नहीं सकते, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, तो भगवान ने उनको सेल वॉल दे दिया कि भाई तुम बचे रहो अपने आप को, तुमको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मैंने दे दिया। हम लोग मूव कर सकते हैं तो हमको सेल वॉल नहीं दिया, उसको प्लांट को बड़ा वैक्यूल दे दिया कि तुम खाना स्टोर कर लो, मान लो कभी पानी की कमी होगी, खाने की कमी होगी, तो तुम खाना स्टोर कर लेना वैक्यूल में। हमारे पास वैक्यूल छोटे हैं क्योंकि हम घूम घूम के खाना सर्च कर सकते हैं, किचन में नहीं मिला तो पड़ोसी से मांग लेंगे, नहीं तो कहीं से खरीद लेंगे, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग काफी सोच समझ के, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्शन याद कर लेना, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कई बार लिखने को आती है, ओके। यहाँ देखो थोड़ा स्टार्टिंग में पढ़ भी लेना, क्या है फोटोसिंथेसिस। इन ग्रीक फोटोन मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक, hence photosynthesis can be defined as synthesis of organic food from, अच्छा एक, हाँ ये बताओ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है बेटा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक।
कोई बता दो। हम्म, नहीं बताओगे? हम्म, चलो, एक बेसिक जो डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, है ना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है वो ऑर्गेनिक, और जो प्रेजेंट है ऑलरेडी नेचर में, जैसे सॉल्ट हो गए, है ना, जितने भी सॉल्ट हैं, और कोई गैस हो गई जैसे CO2 VO2, ये सब ऑलरेडी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो ये सब इनऑर्गेनिक होते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है छोटे बच्चों को समझाने के लिए। जब बड़ी क्लास में आओगे तो पाओगे ऑर्गेनिक वो होते हैं जहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग होती है। ये तीनों चीज प्रेजेंट होना जरूरी है। मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना जरूरी है कहने का, और साथ में ऑक्सीजन हो सकता है, फास्फोरस, सल्फर, बाकी चीजें हो सकती हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया ऑर्गेनिक का, कि सपोज, एक मिनट, हाँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, And sir, in inorganic, carbon is not present in it. कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत जरूरी है। जैसे मान लो मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, तो ये ऑर्गेनिक है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, साथ में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ऑक्सीजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है। और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपका एब्सेंट है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इसीलिए जो CO2 है वो आपका इनऑर्गेनिक है, और CH4 आपका ऑर्गेनिक है। और क्या ऑर्गेनिक है? ग्लूकोज। क्या है फॉर्मूला? C6H12O6। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, साथ में ऑक्सीजन है। और ये ग्लूकोज कहाँ बनता है? ये बनता है प्लांट बॉडी के अंदर, है ना। तो जो चीजें बॉडी के अंदर बन रही हैं या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही है वो ऑर्गेनिक है। बट ये डेफिनेशन इतनी सही नहीं है, क्योंकि मीथेन अपने को जनरली अर्थ क्रस्ट में मिलता है, वो किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं मिलता। ऑल्दो काऊ डंग से निकालते हैं मीथेन, उसको वो करके, क्या बोलते हैं, गोबर गैस वाला जो प्लांट होता है ना। तो बेसिक डेफिनेशन आप क्या ध्यान रख लो, अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ऑर्गेनिक, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो इनऑर्गेनिक। तो जितनी भी चीजें हैं, NaCl, जितने नमक हैं, NaCl, MgCl2, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और ये जितना आप पढ़ोगे अभी, एल्कोहल C2H5OH, है ना, इसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। यही है शराब का फॉर्मूला। शराब आप लोग नहीं पिए ना कभी, मत पीना, बहुत गंदी चीज होती है। तो ये आपकी शराब का फॉर्मूला है ना। तो ये इथाइल अल्कोहल है। फिर एक जहरीली शराब आती है, नहीं, बिहार में जहरीली शराब पी के 15 लोग की डेथ हो गई या हॉस्पिटलाइज हो गए, नहीं, बिहार में बहुत केस आता है ना जहरीली शराब का। तो ये मिथाइल अल्कोहल, ये जहरीली शराब है। तो ये सब ऑर्गेनिक चीजें हैं, और बाकी जितना भी है नमक वमक सब इनऑर्गेनिक है। ठीक है, क्लियर है बेटा? बन जावेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, तो मैं कहाँ पे अपन पढ़ के रहे थे वैसे? भूल गया मैं, क्या पढ़ा रहा Sir, था? photosynthesis. अरे Sir, हाँ, photosynthesis. फोटोसिंथेसिस, सॉरी Sir, सॉरी सॉरी, photosynthesis. अरे हाँ, Formula. फॉर्मूला। हाँ, तो देखो रिएक्शन इसकी याद कर लेना। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। 6CO2 plus 12H2 in presence of light and chlorophyll will form C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये वाटर यहाँ पे माइनस कर देते हैं और बोल देते हैं यहाँ पे 6H2 आएगा, वो भी सही है। बट ठीक है, ये वाली रिएक्शन भी सही है, NCERT वाली भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, आगे देखो। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन प्लांट बिकॉज द, अच्छा अब मेरा एक सवाल है, मैडम ने वो पढ़ाया है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन? हम्म, No, sir. No, sir. लाइट डार्क रिएक्शन नहीं No, पढ़ाया? sir. अच्छा चलो ठीक है, तब तो फिर ज्यादा कुछ है ही नहीं उसमें पढ़ने के लिए, क्योंकि लाइट डार्क रिएक्शन ही मेन थी। तो बस फोटोसिंथेसिस फिर क्या है? प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर and in presence of sunlight and chlorophyll make glucose and oxygen gas is a by product।
हो गया फोटोसिंथेसिस खत्म। अगर लाइट डार्क रिएक्शन नहीं है तो फिर और क्या पढ़ें इसमें, ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। और इसमें और देख लो, हाँ इसमें थोड़ा आगे दिया है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ सेल ऑफ लीफ आर ग्रीन कलर प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट दुनिया भर की कहानी, ठीक है। तो बस इतना ही बताया फोटोसिंथेसिस में, है ना। फिर आपके रिसोर्सेस क्या लगते हैं फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है रॉ मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, एयर। ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में भी दिया है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है। पानी कहाँ से मिलता है, ग्राउंड से मिलता है। सनलाइट कहाँ से मिलती है, हमें सन से मिलती है, लाइट हमें सन से मिलती है। ये हो गया। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक में चेंज हो गए, है ना, एनर्जी उसमें फूड में मिल गई। तो ठीक है, फिर इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं अगर लाइट और डार्क रिएक्शन नहीं है। नहीं तो फिर लाइट और डार्क रिएक्शन से ही समझ में आता है कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस। इट्स ऑल राइट। फिर जितना एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ो, फिर तो कुछ एनसीईआरटी में है नहीं, डेफिनेशन है, रिएक्शन है और इसके रॉ मटेरियल है। और एसेंशियल कंडीशन क्या है कि भैया लाइट सनलाइट होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर नहीं होगा, है ना। तो अब तो कुछ ज्यादा पढ़ने का है ही नहीं। ये देखो ये पढ़ लेना, ये शायद उसका शेप एंड साइज दिया है। सर बट प्लीज यू टीच अस व्हाट इज लाइट एंड स्टोमा। अच्छा चलो बेटा, आज तो देखो टाइम, आज टाइम बहुत कम बचा है, हार्डली 1 मिनट बचा है, मैं थक भी गया हूँ। तो कल अपन पढ़ते हैं, ठीक है। मैं लाइट और डार्क रिएक्शन 2 मिनट में, मतलब बेसिक आपको बता दूंगा कि लाइट और डार्क रिएक्शन क्या होती है, ठीक। क्लियर है। वैष्णवी, शाम्भवी, हार्दिक, Yes, sir. अर्चिता, आई डोंट नो हुज राजन। Yes, sir. हाँ, तो कल Yes. अपन पढ़ते हैं और कल आप ज्वाइन करना। और आज जो पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेना, जैसे कॉपी में छोटे छोटे नोट्स बना लिया करो। वीडियो एक बार फिर से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी, ठीक है।